हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस 2022 के एसएससी सीजीएल पीवाईक्यूज़ के डिस्कशन सीरीज़ के अंदर। तो जीएस की हमारी सीरीज़ चल रही थी। 3 दिसंबर की शिफ्ट 4 का ये डिस्कशन रहेगा। तो चलिए फिर बिना समय को व्यतीत किए अपनी इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। कंबाइंड जो प्लेलिस्ट का लिंक है, यानी कि इससे पहले की जो 11 शिफ्ट का डिस्कशन मैंने किया है, वो सभी का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के भी आपको डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूछता है, आर्म्स एक्ट, जिसे हम शस्त्र अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, किस साल या फिर किस वर्ष में पारित किया गया था? Arms Act, which was disallowed Indians from having arms, was passed in which year? देखो, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो हमें एक व्यक्ति नजर आता है जिसका नाम है लॉर्ड लिटन। इस लॉर्ड लिटन के जब हम भारत के वायसरॉय के पद पर आते हुए देखते हैं तो हमें वो टाइम पीरियड नजर आता है 1876 टू 1880 वाला। इसके बीच में ये भारत के अंदर एज अ वायसरॉय काम कर रहे होते हैं। इन्होंने दो चीजें अप्रूव करी। एक था आपका वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इस व्यक्ति ने करी थी वो था 1878 आर्म्स एक्ट। इन दोनों चीजों को इसके द्वारा सामने लेकर आया गया। मेन मुद्दा यही था कि भारत में बढ़ते हुई राष्ट्रवाद की भावना को ये नीचे ले जाना चाहता था। ये चाहता था कि लोग आपस में ज़्यादा बातचीत ना करें, सो दैट के वो इस प्रेस के ज़रिए अपनी बातों को अपने लोकली लोगों के सामने ना पहुंचा पाएं। और दूसरी चीज़ थी कि लोगों के पास हथियार नहीं रहने चाहिए। तो आई थिंक आंसर आपको मिल गया होगा। 1878 मैंने आपसे बात करी कि कौन सा वो गवर्नर जनरल या फिर वायसरॉय था जिसके टाइम पर ये एक्ट आया था। तो ये आपका 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन के द्वारा अप्रूव करा गया एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। याद रखोगे इस चीज को, प्लीज याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ इंडियन पार्लियामेंट को लेकर। इंडियन पार्लियामेंट पास करती है एक आपका आर्म्स एक्ट। कल को अगर इसको लेकर सवाल पूछ ली जाए तो भारतीय संसद के द्वारा 1959 के अंदर एक आपका आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। उद्देश्य ये था कि भाई जो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन होता है उसको गवर्न करने के लिए हमारे देश के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेंथन और अच्छे रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, जो इलीगल वेपन्स हैं उनका यूज जो है उसको बंद करना। तो ये भी याद रखिएगा कि आज़ादी के बाद 1959 के अंदर एक इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आर्म्स एक्ट को पार करा गया। वो आपका कब अडॉप्ट किया ये मैंने आपसे बात कर लिया। याद रखना है ये सब, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल ये क्या कह रहा है? नाम दिया गया है आपको एक यहाँ पर रोकोफोर्टाइन सी किसमें पाया जाता है। अब आप में से आधे लोग परेशान हो जाओगे कि सर बायोलॉजी के अंदर हमने विटामिन से विटामिन डी विटामिन बी विटामिन ए को तो खोजा है, बट ये क्या चीज आपने दे दी। देखो होता क्या है, एक आपने जीनस सुना होगा जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलियम करके एक आपका जीनस होता है। उसके अंदर से एक वैरायटी ऑफ फंगाई देखने के लिए मिलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे आपका एक वैरायटी ऑफ फंगाई, फंगाई क्या होता है आपका, कवक बोलते हैं ना शायद उसको, ये आपका नजर आता है। उससे जनरेट होता है आपका ये रोकोफोर्टाइन सी। अब जनरली आप जब मार्केट में न्यूज़ सुनते हैं ना तो उसमें आप सुनते रहते हैं, जैसे आप मार्केट में चीज़ खरीदने गए तो चीज़ के अंदर आपको ये नाम देखने के लिए मिल जाएगा कि भाई ये चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। आई नो थोड़ा सा आपके लिए कठिन सवाल होगा, बट जो लाइफ साइंस वाला आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आपको अपने इर्द गिर्द दिखने वाली चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा कि कल को अगर दोबारा से ये पूछ लें तो ये आपका चीज़ के अंदर पाया जाता है, ज़रूर याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड। आपने देखा होगा कि हमारे देश के कई सारे जो क्लासिकल फॉर्म्स होते हैं उन क्लासिकल फॉर्म्स में जितने भी आपको डांसेस नजर आते हैं उनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज, जो क्लासिकल डांसेस हैं हमारे देश के अंदर उनका नंबर कितना है? 8 नंबर में नजर आता है। कौन कौन से होते हैं सबके ऊपर मैंने चर्चाएं करी हैं और उन्हीं में से एक आपको नजर आता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपका ओरिजिनेट होता है कौन से राज्य के अंदर? तो विकल्प नंबर ए केरला आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन से वो क्लासिकल डांसेस होते हैं? मैंने आपको मोहिनी अट्टम एक बता दिया। एक आप याद रखिएगा, इसमें आपका भरतनाट्यम आएगा। भरतनाट्यम को लेकर पूछा जाएगा कि कौन से राज्य के अंदर आपका ओरिजिनेटेड है, तमिलनाडु याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपका कथक आ जाएगा।
कथक आपका कौन से राज्य के अंदर ओरिजिनेटेड है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से ओरिजिनेटेड है। 4th नंबर पर आप अपना कथकली को लेकर आ जाइए। कथकली किससे संबंधित है आपका? केरला से संबंधित है। अगला आप लेकर आ जाइए अपना कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है आपका? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा आपका उड़ीसी आ जाएगा। उड़ीसी तो आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद आपका सतरिया आ जाएगा। सतरिया है आपका असम से संबंधित। और उसके बाद आएगा आपका मणिपुरी, और मणिपुरी आपका मणिपुर से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्लासिकल डांसेस थे। इनके उत्पत्ति राज्य को लेकर जनरली पूछ लेते हैं, या फिर इन क्लासिकल डांसेस के जो एक्सपोनेंट हैं, जो इनके इनके इस डांस फॉर्म में अपना बड़ा नाम जिन्होंने बनाया है, उनको लेकर पूछ लिया जाता है। तो उनसे रिलेटेड मैं आपको रेगुलरली क्लासेस कराता रहता हूँ। फिलहाल इस सवाल से रिलेटेड और इससे एडिशनल जानकारी आप इतनी याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक आपको नाम दिया गया है यहाँ पर, द बॉडी ऑफ विच इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नैरो राउंड वर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं आपके प्लांट्स और एनिमल के अंदर। क्या कह दिया कवि ने? कवि आपको बायोलॉजी के सेक्शन से कुछ नाम पूछना चाह रहा है। कवि कह रहा है कि आपको एक नाम दिया गया है यहाँ पर, क्या आपका एस्केलेमेंथीज का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, इसलिए इसका नाम गोलकृमि रखा गया है। ये स्वतंत्र जीवी जलीय और स्थलीय या पौधों और जंतुओं में परिजीवी हो सकते हैं। तो इस बॉडी का जो नाम पूछा गया है, द बॉडी ऑफ होम, जिसको ये आपको आंसर बताना है, तो ये आपके कहलाते हैं आश्केमेथेस। ठीक है, एस्केलेमेंथीज आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने नाम ही दे दिया है आपको, हिंदी में तो मैंने आंसर ही लिख दिया है। तो ये कहलाते हैं आपके एशमेथेस। ठीक है, तो एक तरीके से राउंड वॉर्म्स होते हैं, ऐसे करके आप याद रखिएगा। और पॉपुलर नेम इनको इस नाम से जाना जाता है। और क्या बताऊं इससे, ये आपके फ्रीली जी सकते हैं, पैरासाइट के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा फ्रांसीसी रासायनिक पहले वैज्ञानिकों में से एक था जिसने अपने तत्वों में से फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को संशोधित किया था? अब ये सवाल आ गया आपका केमिस्ट्री से, लेकिन अब क्या कर रहा है एसएससी आपकी केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई प्रिंसिपल या फिर कोई भी बड़ा किसी ने इन्वेंशन किया हो, डिस्कवरी करी हो, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कब किया, किसने किया, नाम बता दो, नाम बता दो। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रेंच केमिस्ट है, वो उन पहले वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, मीथेन और एसिटिलीन, उनके एलिमेंट्स से। नाम रहेगा इन भाई साहब का मर्सिलियन बिथलॉट, इनका ये नाम याद रखना है। तो थॉमसन बर्टलॉट प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनके द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थॉमसन बर्थिलॉट। ये एक प्रिंसिपल था, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये आपका डेवलप करा गया था, और ये भाई साहब हैं जिनका नाम हमने मर्सिलियन बर्टलॉट के नाम से जाना, इनके द्वारा ये डेवलप करा गया था। तो ऐसी चीजें ये पूछ लेते हैं यार। इसके अलावा देखो, चलो लगे हाथ इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। ये जैकब बर्जलीस है, इनको बोला जाता है जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना आपकी, आधुनिक रसायन विज्ञान है, उसके फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, कल को अगर इनसे रिलेटेड ये सवाल पूछ लें। इसके बाद आपको एक व्यक्ति दिया गया है यहाँ पर, ऑगस्टे लॉरेंट। अगुस्तो लॉरेंट को जाना जाता है कि ये वो आपके केमिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट करने में हेल्प करी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ कुछ चीजें इन्होंने डिस्कवर करी थी, जैसे कि एंथ्रासाइड की डिस्कवरी करी थी, पैल्थिक एसिड या फिर कार्बोलिक एसिड की डिस्कवरी करी थी। तो ये नाम याद रखने हैं, कभी ये अभी आपसे ये पूछा, हो सकता है कल को आपसे ये पूछ लें। इसके बाद एक नाम यहाँ पर दिया गया है आपका, एंटोनी लोइसर। ये भाई साहब क्या है, आप इनको ऐसे मान लीजिएगा कि साइंटिस्ट हैं, और जो ऑक्सीजन है, मैं आपका लिख देता हूँ, ऑक्सीजन 1778 इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके द्वारा एक फिलोजिस्टोन आइडिया सामने रखा गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने एक आइडिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक आइडिया। आइडिया मतलब जैसे कोई बहुत सारे साइंटिस्ट आके अपनी बातें करते हैं ना, तो ऐसे ही एक आपका फिलोजिस्टोन आइडिया करके है। ये आइडिया पहले बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता था, इसको उन्होंने चैलेंज किया, और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये आपकी एक चीज है जिसको हम ऑक्सीजन कहेंगे, और उसके साथ में इन्होंने हाइड्रोजन को भी रिकॉग्नाइज किया। कब किया? 1783 के अंदर किया। तो ये बड़ा नाम है यार, ये आपका एंटोनी लोवेजर। मुझे पता है आप लोग हो सकता है इन चीजों से थोड़ा सा बोर हो रखे होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे। अगला सवाल है, आपको दिया गया है यहाँ पर, मन्ना डे।
मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखो स्टैटिक सेक्शन के अंदर आपके पुराने टाइम के जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स या फिर ऑनर्स होते हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत के प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में मन्ना डे जी का नाम हमेशा से यूज होता हुआ नजर आया है। विश्व स्तर पर इन्होंने अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि इनके द्वारा ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसीव करा गया, तो पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि 2007 में इनको ये दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम अगर कल को आपसे पूछ लें, तो उसमें आपको उस्ताद अमन अली खान का नाम याद रखना है। ये मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, पूछते हैं ये, एक नाम देकर पूछ लेंगे कि बताइए इन्होंने किससे ट्रेनिंग ली, कौन इनके गुरु थे? तो ये आपको याद रखना है। बाकी और क्या बताऊँ? आपको 2022 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि एक एक अवार्ड दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को। आशा पारेख को सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। कोई ऐसे कह मत देना कि आशा पारेख को नहीं जानते हैं। तो इनको फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को लेकर आपका ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, ठीक है? तो ये चीज़ें आगे देखेंगे बाकी। अगला सवाल आपसे पूछता है कवि उगादी। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर आपका मनाया जाता है? उगाडी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी हिंदूज आपको नजर आते हैं वो इसे न्यू ईयर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं उगाड़ी को, ठीक है? तो ये आपका हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर के पहले दिन के रूप में आपका कौन से मंथ में, आपका जो चैत्र मंथ होता है ना, जिसे हम चैत्र मंथ कहते हैं, उसके रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी रहेगा। ये याद रखिएगा कि चैत्र मंथ पूछता है एसएससी इनको, ठीक है? बाकी जैसे मध्य प्रदेश दे रखा है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपके कौन कौन से फेस्टिवल बन जाते हैं? एक फेस्टिवल आप याद रखिएगा, तेजा जी। तेजा जी करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। एक आपका यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है लोक रंग उत्सव। और इसके अलावा एक आपको खुजराहो के बारे में तो पता होगा, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, खुज खुजाराहो, ठीक है? तो ये फेस्टिवल है। हिमाचल के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल किसी को याद रहेगा? एक तो आपका गोची फेस्टिवल होता है, ये याद रखिएगा, गोची फेस्टिवल है। और एक है आपका रखा दुमनी। ये याद रखने हैं, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ। केरला के अंदर सभी को पता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओणम हो जाएगा और एक आपका विशु हो जाएगा। तो ये आपके बाकी के राज्यों के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? भाई देखो, ये जो आपकी अपॉइंटमेंट्स वाली न्यूज़ होती हैं, अब यही मैं कह रहा हूँ कि 2023 के आपके इसी यूट्यूब के ऊपर मैं आपको टॉपिकल चीज़ें करा रहा हूँ मंथ वाइज। इस मंथ के अंदर किस किस की अपॉइंटमेंट हुई, उसी से आपके सवाल बन जाता है। पिछले साल का सवाल है, ये आपके परमेश्वरम अय्यर को नियुक्त किया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग के अंदर। तो ये याद रखना है, ठीक है? और क्या चीज़ें याद रख सकते हैं? नीति आयोग के बारे में सभी को पता है कि नीति आयोग करता क्या है और क्या क्या काम करता है। अलग अलग चीज़ों में आपके जो प्रो एक्टिविटी में अपना इन्वॉल्व होना, पीपल को लेकर पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना। फॉर्मेशन को लेकर आप याद रख सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन आपकी कब करी गई? 1 जनवरी 2015, सबको पता ही होगा वैसे। बाकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी रख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे आइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है? क्या कह दिया इसने? भाई जो हम कुछ लोगों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट करते हुए देखते हैं ना, तो उनकी कुछ कंडीशन होती है ना कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कौन सा इन चार विकल्प में से ऐसा है जो कि इन कंडीशन के अंदर नहीं आता है? क्या वो व्यक्ति साइंस के अंदर अपनी अगर उसने कोई एक्सपीरियंस ले रखी हो तो उसको नॉमिनेट करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। क्या वो कला के क्षेत्र से आ सकता है? वो बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद एक आपको दिया गया है वाक्पटुता यानी कि इलेक्ट्यूशंस, क्या ये आपका आता है? ये नहीं आता है। लिटरेचर साहित्य से आपके ऐसे व्यक्ति नॉमिनेट करे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, सभी को पता होगा। 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करने का काम देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। आप सभी को राज्यसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ होगी उसके बारे में भी पता होगा।
जिसमें से आपके 12 किसमें होते हैं, ये नॉमिनेट करे जाते हैं। ठीक है, याद रखोगे? चलो भाई, तो फिर इसी बात पर हम इसको याद रखेंगे। आर्टिकल एक याद रखिएगा, अगर आप आर्टिकल याद रख सकें, आर्टिकल 80 याद रखना है। भारतीय संविधान का कहता है कि राज्यसभा के अंदर आपको मैक्सिमम सिटिंग की कैपेसिटी 245 रखनी है, जिसमें कि आपको 233 इलेक्टेड और 12 आपके नॉम अपॉइंटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। अलग अलग 5 ईयर प्लान्स से आपके सवाल बनते हैं। आपके इसी यूट्यूब के ऊपर ऑल 5 ईयर प्लान्स की एक प्रॉपर वीडियो में डाल दूंगा कुछ दिनों में, आप उसको जरूर एक्सेस कीजिएगा। हर 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे, तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है और पॉवर्टी को रिमूव करना है। ये 2 मुख्य उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना के थे, तो ये थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी कब से कब तक आती है, 1974 से लेकर ये 1978 तक आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना नजर आती है। फोकस इनका क्या था, गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन करना और डिफेंस के ऊपर काम करना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो शब्द हैं वो किसके द्वारा कहे गए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही क्लैरिटी से याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, तो ये लाइन उस टाइम पर जो अंग्रेजों के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल भारत के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना काम करता है। मेरे ख्याल से इतना ही आपको याद रखना है। एक बहुत बड़े पोइट, कवि, उर्दू और हिंदी के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम, मतलब बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की। तो फिलहाल आप यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद रखिएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भाई ये तो इस साल के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 2023 के अंदर होने वाला फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराया जाने वाला है। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इनको, इनके आयोजन स्थल को लेकर चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी अगर मैं फीफा की बात कर रहा हूँ, फीफा के हेडक्वार्टर को लेकर सवाल पूछे जाते रहते हैं, तो ये है आपका जूरिच, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसकी फाउंडेशन को लेकर सवाल पूछा जाए तो 21 मई 1904 आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्या है, बस बहुत है इतना। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। यार ये आपको हमने पढ़ाया नहीं था आपकी ज्योग्राफी के अंदर। बताओ भाई आप, कि हमारी पृथ्वी जो आपके, मतलब आपका जो मून है, वो जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है, उसको इस मोशन के अंदर रखने के लिए कौन सी मोशन इन्वॉल्व होती है। इसको कहा जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। होता क्या है अभिकेंद्रीय बल, तो ये आपका वो बल होता है जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर, जो भी आपकी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर आपकी घूम रही होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसके केंद्र की तरफ। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और इसका जो घूमना है वो इसकी बाहर वाली चीज को बैलेंस करता है। तो कुल मिलाकर मून का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, जो फोर्स जिम्मेदार है वो आपको नजर आएगा सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये वॉन्डर वॉल्स बल क्या होता है भाई, इसके बारे में पता है। तो इसके बारे में आपने एक इक्वेशन देखी होगी जिसको आइडियल गैस लॉ हम जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडियल गैस लॉ के अंदर एक्चुअली में आपके वंडरवॉल्स फोर्सेस का जिक्र होता है। वंडरवॉल इक्वेशन आपकी ड्राइव करी जाती है जहां पर आप किसी भी रियल गैस की स्टेट की, फिजिकल स्टेट के बारे में पता लगा सकें। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं, घर्षण बल। ये अपोजिंग फोर्स होता है जब कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर आपकी स्लाइड करने की कोशिश कर रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये आपका इक्विवेलेंट फोर्स होता है किसके, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो बाहर की तरफ लग रहा होता है किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो भी याद रखिएगा, वो भी पूछ लेते हैं एसएससी वाले। इसको हम बोलते हैं शूडो फोर्स। ये भी चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है भाई, आगे आइए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। तो ये पिछले साल का है। तो पिछले साल आपके यूयू ललित थे, जिनको सीजीआई बनाया गया था। और आप सभी को, आपके भी पता होंगे कि आपके अभी वाले कौन हैं। तो चलो आपसे मैं पूछता हूँ कि अभी करंटली हमारे देश के जो सीजीआई हैं वो आपके 50वें नंबर के हैं, और उनका नाम क्या है। वैसे पता होगा चंद्रचूड़ जी के बारे में सबको। इसके अलावा और हम क्या इस चीज से याद रख सकते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आप सभी को पता होगा भाग नंबर
5 भाग नंबर 5 के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजंस नजर आते हैं। आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक आपको भाग नंबर 5 के अंदर नजर आता है। तो ये आप याद रखोगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट अ नॉन कॉर्डेट। एक ऐसा आपको जानवर जो कि गैर कॉर्डेट नहीं है। कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? ये आपके नॉन कॉर्डेट्स, ये आपके वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास एक नोटोकॉर्ड नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट के पास नहीं होता है। या फिर मैं बैकबोन की बात कर लूँ यहाँ पर, और ये नोटोकॉर्ड बोल दो या फिर बैकबोन बोल दो, ये इनके पास नहीं होता है। ठीक है, और मैं कॉर्डेट्स की बात करूँ तो उनके पास नोटोकॉर्ड या फिर बैकबोन होते हैं। तो ये चीज थी। अब इन 4 विकल्प में से कौन होगा जिसके पास ये नहीं होते? रेप्टाइल के अंदर नहीं होते हैं भाई ये। मतलब नॉट कोऑर्डिनेट कौन नहीं है जिसके पास ये आपकी नहीं है, तो नॉट में कौन होंगे? आपके रेप्टाइल्स ही तो होंगे। तो यहाँ पर आपका रेप्टाइल्स करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत आए पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे आइए। अगला सवाल है, आपको दिया गया है, एशियाड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एशियाड इज रेगुलेटेड बाय होम। एशियाड पहली चीज मतलब है क्या? पहले तो चलो हम यही जान लेते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये आपकी एशियाड को रेगुलेट करती है। एशियन गेम्स को आप कहते हैं, अगर मैं एशियाड की बात करूं तो इसको आप बोल देंगे, एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। एशियन गेम्स इज नथिंग बट एशियाड। पहले एशियन गेम्स आपके कहाँ पर आयोजित करे गए थे? 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजन कराया गया था। इसको रेगुलेट कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको रेगुलेट करती है। और क्या ही मैं इससे रिलेटेड बताऊं, बहुत है इतना। आगे आइए। अगला सवाल है, आपको एक दिया गया है जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार। धुआंधार फॉल ओरिजिनेट होता है कौन सी रिवर से? तो देखो, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया, सभी को पता है। जब धुआंधार फॉल की बात होती है तो ये आपको नजर आता है नर्मदा रिवर के कहाँ पर? भेदा घाट के अंदर, भेदा घाट। ठीक है, लगभग 30 मीटर हाई ये आपको जलप्रपात नजर आता है। बार बार ये आपका पूछा जाता रहता है। ये जो आपका वाटरफॉल है ये आपके कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये है आपका जबलपुर में। तो ये याद रखिएगा, कल को यही पूछ लें कि भैया कौन से राज्य के अंदर है, तो एमपी के अंदर है, नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये चीजें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उच्चारण किया है? बहुत आसान सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस 1979। हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस करी थी इस थ्योरी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको उसके अंदर कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं करनी है, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो वो केस था आपका केशवानंद भारती केस। ठीक है, याद रखोगे। यहाँ पर केशवानंद भारती ने केरला, केरला यानी कि स्टेट ऑफ केरला, ये केस था 1970 का टाइम था, जहाँ पर ये चैलेंज किया था कि भाई आप ऐसे लेजिस्लेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो वो सही नहीं है, वो चैलेंज करना पड़ेगा मुझे अब। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी एक आपको देखो यहाँ पर केस दिया गया है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस वर्सेस, ये था आपका स्टेट ऑफ पंजाब। ये आपका एक केस था 1967 के अंदर। इसके अंदर कोर्ट ने रूल किया था कि जो पार्लियामेंट है, जो आपकी संसद है, वो संसद आपका कर्टेल नहीं कर सकती किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को किसी भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद एक आपको दिया गया है मिनर्वा मिल केस 1920। इसके अंदर क्या था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपका इन्वॉल्व होता है और ये कहते हैं कि भाई जो आपकी मतलब क्लैरिफिकेशन करता है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर नजर आती हैं। इसके अंदर कई सारे डीपीएसपी भी आपके इन्वॉल्व है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? मैं बात कर रहा हूँ उस साल की जिसकी कीमतें यानी कि जिसके प्राइसेस को इस्तेमाल करा जाता है कैलकुलेट करने के लिए रियल जीडीपी को। इसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका बेस ईयर। किसी ने अगर मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, सभी को कराई थी मैंने ये चीज़ें। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी आपकी मार्केट वैल्यू होती है किसी भी, जब मैं फाइनल गुड्स की बात करता हूँ। फाइनल गुड्स यानी कि आपके
वस्तु या फिर सेवाएँ किसी भी कंट्री के अंदर एक गिवन पीरियड के अंदर जो आपकी क्रिएट करी गई होती हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भई आप रियल जीडीपी के बारे में एक बार मुझे बताइए, तो रियल जीडीपी का जो आप मेज़रमेंट करते हो, वो आप अपने बेस ईयर की कीमतों पर करते हो। जैसे मान लो कि आप 2016 के अंदर खड़े हो, आप वहाँ पर जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन कीमतें जो लगा रहे हो, वो आपका बेस ईयर 2011 के हिसाब से लगा रहे हो, तो वो कहलाता है आपका रियल जीडीपी। तो जिसको आप यहाँ पर प्राइसेज़ पर कैलकुलेट कर रहे हो, जिस साल के प्राइसेज़ पर कैलकुलेट कर रहे हो, उन्हें कहते हैं बेस ईयर, याद रखिएगा। अगला है अजमेर किसके तहत सूबा मुख्यालय बन गया था? अजमेर बिकेम दी सूबा हेडक्वार्टर अंडर होम, तो मुगल्स के अंदर सूबा मुख्यालय बनाया गया था अजमेर को। ठीक है, कौन रूल करते थे? सभी को पता है, राजा पृथ्वी चौहान आपको यहाँ पर नजर आते हैं, जो कि हिंदू किंग दिल्ली के लास्ट रूलर के रूप में आपको नजर आते हैं, जब 1192 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 1556 की जब बात करी जाए, मतलब इसके बाद में अगर मैं 1556 पर आपको लेकर जाऊं, तो फाइनली ये आपको मुगल एम्परर अकबर के अंडर में आता है और इसको यहाँ पर फिर हेडक्वार्टर कर दिया जाता है, जिसकी ऑपरेशंस आपके राजस्थान से होती हैं। तो जो 12 सूबा हुआ करते थे, उनमें से आपका एक अजमेर रहता है, इसलिए हमने इसको मुगल्स के अंदर डाला यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर पल्लवास का नाम दिया गया है, तो पल्लवा डायनेस्टी आप सभी को पता है कि हमारे साउथ इंडिया दक्षिण भारत के अंदर रूल करने वाली एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर को याद रख लीजिएगा, सिम्हा विष्णु को फाउंडर कहा जाता है पल्लवा डायनेस्टी का। कैपिटल अगर आप याद रख सकें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। चोला डायनेस्टी को लेकर किसके द्वारा फाउंडेशन करी गई, सभी को पता होगा, विजयालया के द्वारा इसकी फाउंडेशन करी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो चोला डायनेस्टी के नजर आते हैं, उसमें कौन थे आपके? राजा राजेंद्र वन। ठीक है, राजा राजा राजेंद्र वन, ये याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में पता है, पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी, ये सब पता होगा आपको। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो, ऐसी जो इंटरनेशनल मतलब हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी भारत की हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? तो भैया ये आपका गोवा के अंदर है, याद रखोगे? तो याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स की बात करूंगा, तो देखो जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता के अंदर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करी जाए, इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है। तो ये कुछ कुछ मुझे याद आई हैं, इनको याद रख लीजिएगा आप। अगला सवाल है, बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? आप समझ रहे हो? आपसे इन्होंने कहा कि भाई वो वाली जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जब आपको मिसमैच देखने के लिए मिलता है, किस किस के बीच में, कि भाई जितनी आपकी मैचिंग मतलब जितनी आपकी जॉब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जितनी लोगों के पास आपकी अवेलेबल स्किल्स वर्कर्स हैं, यानी कि स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर, ये जो मिसमैच है, इस प्रकार की आपकी एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मेरी किसी ने इकोनॉमिक्स की क्लासेस करी होंगी, देखा होगा, बट नहीं करी है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी आपको इनके बारे में बताता रहता हूँ। ठीक है, एक देखो यहाँ पर आपको दी गई है अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी छोटे टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड हम इसको बोलते हैं, उतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर होती है। इसके बाद आपको एक सीजनल दी गई है। सीजनल का मतलब क्या होता है? मतलब ये आपकी डिफरेंट पॉइंट पूरे साल के अंदर, पूरे ईयर के अंदर अलग अलग पॉइंट पर आपको सीजनल पैटर्न के आधार पर आपको अलग अलग पॉइंट अपने जनरेट करती है। इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जब आपको कोई भी शॉर्टफॉल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जो आपकी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपकी नीचे जाने लगे, उस टाइम पर आपको एम्प्लॉयमेंट जो नजर आती है, वो आपकी कहलाती है इकोनॉमिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति एक दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन सी डायनेस्टी के रूलर के टाइम में? तो ये आपको चालुक्य रूलर्स के टाइम में एक दरबारी कवि के रूप में नजर आता है रवि कीर्ति। कौन सा राजा था? जिनमें राजा का नाम भी लिख देता हूँ, तो ये थे किंग
पुलाकेशिन द्वितीय, इनके टाइम में चालुक्य डायनेस्टी से संबंध है इनका। ठीक है, आगे आइए यार। ये है आपका सेकंड लास्ट सवाल इस शिफ्ट का। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कौन से राज्य के अंदर शुरू हुई? राजस्थान के अंदर शुरू हुई। राजस्थान के अंदर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन यू ललित ने इसको लॉन्च किया था उस टाइम पर। राजस्थान के अंदर इसको आपका लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, सभी को पता है। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी सीएम हैं और मंगूभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के आपके कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं मुख्यमंत्री, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अंतिम सवाल, कायेद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य उत्सव में से पड़ता है कौन से महीने के अंदर? मैंने आपको लेकर गया कहाँ पर? आपके सिक्किम में। सिक्किम में एक आपका नृत्य है, पहले तो यही याद रख लेना आप, कायेद इसको हम बोलते हैं। एक पारंपरिक नृत्य है, हर साल मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। कौन से मंथ में मनाया जा रहा है? तो भैया ये आपका सर्दियों में मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में। ठीक है, ऐसे वो मुकुट टाइप के पहनते हैं, वो मतलब इस तरीके से रहता है। सिक्किम की बात हो रही है। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग है, सबको पता होगा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य है। कैपिटल क्या है? गंगटोक है कैपिटल की, अगर मैं बात करूं तो। ये चीज याद रखिएगा आप यहाँ पर। तो यार ये थी आपकी वीडियो। एक और शिफ्ट की वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं आप। बाकी जो बेल घंटी होती है, बेल घंटी, उसको दबाकर ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आ जाया करें। बाकी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको सारे के सारे कंबाइंड लिंक प्लेलिस्ट के, मेरे इंस्टाग्राम के यूज़र नेम के और मेरे टेलीग्राम के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिला जाएगा आपसे। थैंक यू।